कार्स में ब्लॉकबस्टर लेकिन बाइक्स में डिजास्टर। यही है सुजुकी की कहानी इंडिया के अंदर। वैसे तो सुजुकी ने ही मारुति 800 लॉन्च करके इंडिया के मिडिल क्लास को पहली बार कार का सपना दिखाया था, लेकिन जब बारी आई सुजुकी की बाइक्स की तो हालात ये हो गई कि रोड पर यह मुश्किल से ही नजर आती है। तो आखिर क्या वजह है कि ग्लोबल मार्केट में क्वालिटी और परफॉर्मेंस के लिए टॉप पर रहने वाली सुजुकी मोटरसाइकिल्स इंडिया में पूरी तरह से फ्लॉप हो गईं? और क्या आज भी इनकी बाइक्स मौजूद हैं या मार्केट से पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं? सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1909 में, जब जापान के एक छोटे से कोस्टल टाउन हमामत्सु में रहने वाले मिचियो सुजुकी ने सुजुकी लूम वर्क्स नाम से एक कंपनी शुरू की थी। यहाँ वेविंग लूम्स यानी कपड़ा बुनने की मशीनें बनाई जाती थी। ये वेविंग मशीन्स इतनी हाई क्वालिटी की थी कि जापान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जल्दी फेमस होने लगी। लेकिन फिर मिचियो ने नोटिस किया कि सेल्स लगातार कम होती जा रही है और इसकी वजह थी वेविंग लूम्स का बिजनेस एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुका था। डिमांड स्टेबल थी और ग्रोथ के चांसेस भी ऑलमोस्ट जीरो थे। ऐसे में उन्होंने किसी ऐसे सेक्टर में एंटर करने का सोचा जिसकी आने वाले समय में खूब डिमांड हो। इसी टाइम पर मिचियो ने जब ग्लोबल ट्रेंड्स पर नजर डाली तो उन्हें पता चला कि अमेरिका में फोर्ड और जनरल मोटर जैसी ऑटोमोबाइल कंपनीज काफी पॉपुलर हो रही हैं। साथ ही यूरोप में भी मर्सिडीज बेंज और फिएट जैसे ब्रांड्स तेजी से ग्रो कर रहे थे, जबकि जापान में डोमेस्टिक कार इंडस्ट्री अभी बिल्कुल नहीं थी। इसीलिए मिचियो ने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में एंटर करने का सोचा और फिर काफी एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने 1940s में अपनी पहली कार का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया, जिसका नाम था सुजुलाइट। लेकिन फिर शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 2 और मिचियो का पूरा प्लान तहस नहस हो गया। उन्हें उम्मीद थी कि वॉर के बाद वो फिर से इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, लेकिन बाद के हालात और भी ज्यादा बुरे हो गए क्योंकि अमेरिका ने जापान पर एटॉमिक बम गिरा दिए थे, जिसके बाद वहां की इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स कर चुकी थी। इंडस्ट्रीज डूब रही थी, पेट्रोल महंगा हो चुका था और आम लोगों के पास बेसिक जरूरतों के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में कार कौन ही खरीदता? उस मुश्किल टाइम में मिचियो ने सोचा कि जब लोग कार अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा देना चाहिए जो सिंपल, सस्ता और फ्यूल एफिशिएंट हो। और फिर उनके दिमाग में आया एक रिवोल्यूशनरी आइडिया कि क्यों ना साइकिल पर एक छोटा सा इंजन लगा दिया जाए। इसी सपने पर काम करते हुए उन्होंने 1952 में अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसका नाम था पावर फ्री। ये एक मोटराइज्ड बाइसिकल थी जिसमें 36 सीसी का छोटा सा इंजन लगा हुआ था। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसकी डुअल फंक्शनलिटी, यानी कि इसे आप नॉर्मल पैडल से साइकिल की तरह चला सकते थे या फिर इंजन ऑन करके मोटर बाइक की तरह भी यूज कर सकते थे। और क्योंकि ये सस्ती होने के साथ साथ फ्यूल एफिशिएंट भी थी, इसीलिए जल्द ही ये काफी पॉपुलर हो गई। इसके बाद 1953 में पावर फ्री को रिप्लेस करके सुजुकी ने डायमंड फ्री मॉडल निकाला, जिसमें 60 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन था। ये मॉडल इतना पॉपुलर हुआ कि 1954 तक इसकी मंथली प्रोडक्शन 6000 यूनिट से भी ज्यादा होने लगी थी। अब इस फील्ड में सक्सेस को देखते हुए सुजुकी लूम वर्क्स ने अपना नाम बदलकर सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन रख लिया और यही से सुजुकी ने मोटरसाइकिल की दुनिया में भी अपना स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि 1954 में ही इसने कोलेडा सीओ नाम से अपनी पहली रियल मोटरसाइकिल मार्केट में उतारी, जिसमें 90 सीसी का 4 स्ट्रोक इंजन लगाया गया था, जो कि उस टाइम के हिसाब से काफी एडवांस माना जाता था। इसके बाद 1960s में कंपनी ने T20 और T500 जैसी फ्लैगशिप मोटरसाइकिल्स भी लॉन्च की, जो कि आगे चलकर काफी पॉपुलर हुई। इसी दौरान सुजुकी ने ग्लोबल स्टेज पर भी कदम रख दिया था और आइल ऑफ मैन TT और MotoGP जैसे वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप में भी जीत हासिल की, जिसके बाद से कंपनी का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। इसी का ही फायदा उठाते हुए सुजुकी जापान से निकलकर यूरोप और अमेरिका में भी अपना बिजनेस एक्सपेंशन करने लगा और इन नई मार्केट्स में भी कंपनी ने खूब सफलता हासिल की। 1980s तक सुजुकी एक ग्लोबल मोटरसाइकिल जायंट बन चुका था और इस फेज में कंपनी ने कई सारी आइकॉनिक सुपर बाइक्स लॉन्च की, जैसे सुजुकी GS सीरीज, जो सुपर बाइक लवर्स को खूब पसंद आई। इसके साथ ही सुजुकी कार सेगमेंट में भी एंटर कर चुकी थी और इनकी स्मॉल कार्स फ्यूल एफिशिएंसी के लिए काफी फेमस थी। उसी टाइम पर संजय गांधी ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर पीपल्स कार बनाने का सोचा, यानी एक ऐसी कार जिसे मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर सके। और इसके लिए उन्होंने सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन को अप्रोच किया ताकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाकर प्रोजेक्ट को सफल बनाया जा सके। इस तरह से 1981 में सुजुकी ने ज्वाइंट वेंचर साइन किया और इंडिया में अपनी पहली कार मारुति 800 लॉन्च की, जो कि तुरंत ही मार्केट में छा गई।
लेकिन उसी दौरान सुजुकी ने देखा कि उस टाइम इंडिया की टू व्हीलर मार्केट भी काफी तेजी से ग्रो कर रही थी, पर यहाँ पर ऑप्शंस बहुत ही कम थे। मार्केट में कुछ ही बड़ी कंपनीज थी और डिमांड सप्लाई में एक बहुत बड़ा गैप था। सुजुकी ने भी इस गैप को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। उन्हें लगा कि अगर सही समय पर एंट्री कर ली जाए तो फिर मार्केट में पकड़ बनाई जा सकती है। इसी सोच के साथ ही सुजुकी ने 1982 में इंडियन कंपनी टीवीएस के साथ में ज्वाइंट वेंचर साइन किया और इसी ज्वाइंट वेंचर के तहत 1984 में इसने अपनी पहली बाइक सुजुकी AX100 लॉन्च की, जो कि 98 सीसी के 2 स्ट्रोक इंजन के साथ आई थी। ये बाइक मिडिल क्लास कस्टमर्स के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बन गई थी, जिसकी वजह से AX100 की शुरुआती बिक्री ने कंपनी को काफी कॉन्फिडेंस दिया। लेकिन इसके बावजूद कंपनी अपनी सक्सेस को सस्टेनेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पा रही थी और इसका सबसे बड़ा रीजन था व्हीकल का हाई इंपोर्ट कॉस्ट। असल में कंपनी अपनी बाइक के मेजर कंपोनेंट्स को जापान से इंपोर्ट कर रही थी, जिन पर काफी ज्यादा टैक्स लगता था, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया और प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत कम हो गया। यही रीजन था कि सेल्स स्ट्रांग होने के बावजूद कंपनी को इस मॉडल से कोई खास प्रॉफिट नहीं मिला और 1986 आते आते तो सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि कंपनी लॉस रिकॉर्ड करने लगी। इस मुसीबत से निकलने के लिए कंपनी ने डाइवर्सिफाई करने का फैसला किया और सुंदरम क्लैंटन की मोपेड डिवीजन को एक्वायर कर लिया। इस एक्विजिशन के बाद 1987 में टीवीएस ने एक नया मोपेड लॉन्च किया जिसका नाम था टीवीएस चैंप। ये प्रोडक्ट मार्केट में काफी पॉपुलर हुआ, जिसकी डिमांड इंडिया के गांव देहात में काफी स्ट्रांग रही क्योंकि ये अफोर्डेबल और फ्यूल एफिशिएंट ऑप्शन था। इस तरह से चैंप ने कंपनी को शॉर्ट टर्म रिलीफ तो दे दिया था, लेकिन सुजुकी मोटरसाइकिल सेगमेंट में अभी भी स्ट्रगल कर रही थी। इसी प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए 1988 में कंपनी ने टीवीएस सुजुकी सुप्रा लॉन्च की, जो कि 2 स्ट्रोक इंजन वाली बाइक थी, लेकिन इसमें AX100 के मुकाबले बेटर रिफाइनमेंट और स्टाइलिश ग्राफिक्स दिए गए थे। मतलब सुप्रा को यूथ फ्रेंडली बनाने की कोशिश की गई थी और मार्केट में भी इसका रिस्पांस ठीक ठाक रहा। लेकिन 1990s की शुरुआत से कंपनी की मुश्किलें बढ़ने लगी थी क्योंकि उस समय इंडिया एक सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था, इन्फ्लेशन बढ़ गया था और गल्फ वॉर की वजह से ऑयल प्राइसेस भी बहुत हाई हो गए थे। पेट्रोल महंगा होते ही लोग फ्यूल एफिशिएंट बाइक्स की तलाश करने लगे, जिसमें हीरो होंडा की CD100 ने बाजी मार ली क्योंकि इस बाइक में 4 स्ट्रोक इंजन दिया गया था जो ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट था और 70 से 80 kmpl तक का माइलेज दे देता था। दूसरी तरफ सुजुकी को न सिर्फ हीरो होंडा से बल्कि कावासाकी बजाज और स्कॉट्स यामाहा जैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर से भी टक्कर मिल रही थी क्योंकि इन कंपनीज की मार्केट में पकड़ पहले से ही मजबूत थी, इसीलिए सुजुकी के लिए जगह बनाना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। इसी बीच कंपनी को एक और बड़ा झटका तब लगा जब 1990s की शुरुआत में फैक्ट्री के वर्कर्स ने कम सैलरी की वजह से हड़ताल शुरू कर दिए, जिससे प्रोडक्शन पूरी तरह से ठप हो गया, डिलीवरीज डिले होने लगी, डीलर्स भी परेशान होने लगे और कस्टमर्स ने दूसरे ब्रांड की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, इन क्राइसिस ने टीवीएस सुजुकी को मजबूर कर दिया था कि वो अपनी स्ट्रैटेजीज बदले, जिसके बाद से कंपनी ने डिसाइड किया कि अगर मार्केट में सरवाइव करना है तो फिर इनोवेशन और नए प्रोडक्ट्स पर फोकस करना होगा। इसीलिए सुजुकी ने R&D पर भारी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया और नए नए मॉडल्स प्लान किए जो कि लोगों के टेस्ट के हिसाब से हों। ये डिसीजन कंपनी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ क्योंकि 1992 से 1993 के बीच टीवीएस सुजुकी ने कुछ ऐसी बाइक्स लॉन्च की थी जो इंडियन बाइकर्स के लिए आइकॉनिक बन गई, जिनमें पहला था सुप्रा का एडवांस वर्जन सुप्रा एसएस। इसके बाद 1993 में सुजुकी समुराई लॉन्च की गई जिसकी टैगलाइन थी नो प्रॉब्लम, यानी कि ये बाइक उन लोगों के लिए थी जो कि एक भरोसेमंद व्हीकल चाहते थे। इसका माइलेज भी कमाल का था और मेंटेनेंस भी बहुत सस्ता, इसीलिए गांव के लोगों ने इस बाइक को काफी पसंद किया। इसी साल कंपनी ने सुजुकी शोगुन को भी लॉन्च किया था, जिसे कि आज भी लोग द बॉस के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, सच में ही ये अपने टाइम की बॉस थी क्योंकि ये बाइक उस जमाने में इंडिया की फास्टेस्ट बाइक्स में से एक थी। इसके एक्सेलरेशन और रॉ पावर ने इसको यामाहा RX100 का कॉम्पिटिटर बना दिया था। साथ ही कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स और यूथ के लिए ये एक ड्रीम बाइक बन गई थी। इसके बाद से कंपनी ने 5 स्पीड गियर बॉक्स वाली बाइक सुजुकी शाओलिन को भी मार्केट में उतारा। और दोस्तों, इन सब का असर ये हुआ कि 1995 में कंपनी का टर्नओवर 6.2 बिलियन रुपीस तक हो गया था और अब टीवीएस सुजुकी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर बन गई थी। ये माइलस्टोन कंपनी के लिए काफी हिस्टोरिक था क्योंकि जहां ये कुछ साल पहले अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही थी, वहीं अब यह इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर्स में शामिल हो चुकी थी।
इस ग्रोथ को मेंटेन करने और फ्यूचर डिमांड को मीट करने के लिए कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपेंशन पर फोकस किया। इसी विजन के तहत 1997-98 में टीवीएस सुजुकी ने कर्नाटका के मैसूर में अपना नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1.5 लाख यूनिट्स पर ईयर थी। इसके बाद अप्रैल 2000 में टीवीएस सुजुकी पहली इंडियन कंपनी बनी जिसने 150 सीसी 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल लॉन्च की थी। सुजुकी फिएरो नाम की ये बाइक उस टाइम के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की सिंबल बन गई थी। लॉन्च के बाद से ही इसे इतना अच्छा रिस्पांस मिला था कि सिर्फ 1 साल में ही इसने 3% मार्केट शेयर हासिल कर लिया था। अब दोस्तों यहाँ तक सुजुकी के लिए सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन बाहर से कंपनी जितनी सक्सेसफुल और स्टेबल दिख रही थी, अंदर से ये उतनी ही अनस्टेबल थी, क्योंकि टीवीएस और सुजुकी की पार्टनरशिप में दरारें बढ़ रही थी और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज्यादा हो गए थे कि ये ज्वाइंट वेंचर कभी भी टूट सकता था। एक्चुअली हुआ ये कि 1990s के एंड में टीवीएस को बढ़ते कंपटीशन का दबाव साफ नजर आने लगा था, क्योंकि यामाहा, हीरो होंडा और बजाज जैसी कंपनीज एग्रेसिव स्ट्रेटजीज अपनाकर नए नए मॉडल्स लॉन्च कर रही थी। ऐसे माहौल में टीवीएस को उम्मीद थी कि सुजुकी उसे ज्यादा फंड और एडवांस टेक्नोलॉजी देगी ताकि दोनों मिलकर मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत बना सके। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। सुजुकी ने ना सिर्फ फंड और टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया, बल्कि मैनेजमेंट को सपोर्ट करने की बजाय ऐसे कदम उठाए जो कि कंपनी की ग्रोथ में रुकावट बनने लगे। जैसे कि टीवीएस ने जब समुराई और शोगुन जैसे नए मॉडल्स प्लान किए थे, तब सुजुकी ने इन बाइक्स के लॉन्चेस का जोरदार विरोध किया था, जबकि बाद में यही दोनों बाइक्स ही सक्सेसफुल साबित हुई और कंपनी की ब्रांड इमेज बनाने में मदद की। ये क्लियरली दिखाता है कि दोनों पार्टनर्स की प्रायोरिटीज अलग अलग थी। टीवीएस इनोवेशन और मार्केट शेयर को बढ़ाने पर फोकस करना चाहता था, जबकि सुजुकी ज्यादा कंट्रोल और इक्विटी स्टेक बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। इतना ही नहीं, सुजुकी ने पार्टनरशिप में कुछ ऐसी स्ट्रिक्ट कंडीशंस रख दी थी जो टीवीएस को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। जैसे कि सुजुकी मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वीटो राइट्स चाहता था, यानी हर छोटे बड़े फैसले पर सुजुकी की मंजूरी जरूरी हो जाती। इस तरह से ये इंटरनल वॉर कई सालों तक चलता रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2001 में ये पार्टनरशिप ऑफिशियली टूट गई। दोनों कंपनीज के रास्ते अब अलग हो चुके थे, जिसके बाद टीवीएस ने अपना नाम बदलकर टीवीएस मोटर कंपनी रख लिया। लेकिन दूसरी तरफ टीवीएस से अलग होने के बाद सुजुकी के लिए लोकल सपोर्ट के बिना ऑपरेशंस को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था और कुछ समय बाद तो हालात इतने बिगड़ गए कि उसने चुपचाप इंडियन मार्केट से एग्जिट ले ली। लेकिन दोस्तों ये उनकी कहानी का अंत नहीं था, क्योंकि करीब 5 साल बाद यानी 2006 में सुजुकी ने भारत में फिर से एंट्री ली और अपना पावर दिखाने के लिए उन्होंने अपनी इंटरनेशनल रेंज की हाई कैपेसिटी मोटरसाइकिल्स भारत में लॉन्च करनी शुरू कर दी और इन बाइक्स में शामिल थी दुनिया भर में फेमस हायाबुसा। इसके अलावा जिक्सर 1000 और बैंडिट जैसी पावरफुल बाइक्स भी पेश की गई थी। 2010 तक सुजुकी के पोर्टफोलियो में 7 प्रोडक्ट्स मौजूद थे। हालांकि जब यह इंडिया दोबारा आई थी, तब तक मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका था। हीरो होंडा पहले से ही मार्केट का किंग था, साथ ही सुजुकी का एक्स पार्टनर टीवीएस भी अब इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर बन गया था। और दोस्तों इतने भारी कंपटीशन के बीच में सुजुकी के लिए खुद को एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन कंपनी को इंडिया जैसी लार्ज और पोटेंशियल मार्केट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, इसलिए उसने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो कि दूसरे देशों में पहले से ही काफी पॉपुलर थे। जैसे कि साल 2006 में सुजुकी ने 125 सीसी सेगमेंट में जीएस को लॉन्च किया था, जो कि हर एंगल से काफी अच्छी बाइक थी, लेकिन इसने इंडियन मार्केट को कुछ खास इम्प्रेस नहीं किया। इसी को ही देखते हुए कंपनी ने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करने की कोशिश की और नए नए मॉडल्स लॉन्च किए, जैसे हयाते स्टिंग शॉट और GS 150R। इनमें से GS 150R एक समय काफी प्रॉमिसिंग मानी गई थी, क्योंकि ये एक मस्कुलर 150 सीसी बाइक थी। लेकिन दोस्तों डिमांड इतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाई कि इसे लंबे समय तक प्रोडक्शन में रखा जा सके और आखिरकार ये मॉडल बंद कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ स्कूटर सेगमेंट में सुजुकी ने बाइक के मुकाबले काफी अच्छा परफॉर्म किया और उनके एक्सेस 125 स्कूटर को मार्केट में काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला। लेकिन दोस्तों जब मोटरसाइकिल की बात आती है तो सुजुकी के प्रोडक्ट्स में सबसे बड़ी कमी यही रही कि इनकी बाइक्स एक एवरेज इंडियन बायर्स को एक्साइटिंग ही नहीं लगती थी। उनमें वो दम नहीं था जो यामाहा की FZ सीरीज या फिर बजाज की पल्सर सीरीज में देखने को मिलता था। ना डिजाइन में कोई खास इनोवेशन था और ना ही मार्केटिंग कैंपेन्स इतने एग्रेसिव थे कि लोगों का ध्यान खींचा जा सके।
लेकिन फिर आया सितंबर 2014 का समय, जब सुजुकी ने इंडियन मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। ये बाइक थी जिक्सर, एक प्रीमियम 150cc मोटरसाइकिल। ये पहली बार था जब सुजुकी ने इंडिया के लिए एक ऐसी बाइक बनाई थी जो न सिर्फ देखने में अट्रैक्टिव थी बल्कि परफॉर्मेंस और हैंडलिंग के मामले में भी बेहतरीन साबित हुई। जिक्सर ने मार्केट में आते ही एक अलग फैन बेस बनाना शुरू कर दिया, जहां रोड टेस्ट और शूट आउट्स में ये बाइक क्लियर विनर साबित हुई। इसकी सबसे खास बात थी इसकी प्राइसिंग, जो कि काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव रखी गई थी, जिससे ये बायर्स के लिए एक परफेक्ट पैकेज बन गई। इसका असर यह हुआ कि लॉन्च के बाद से जिक्सर ने 5000 यूनिट्स पर मंथ से भी ज्यादा सेल की, जो कि सुजुकी के लिए दोबारा एक बड़ी सफलता थी। लेकिन मार्केट कभी एक जैसी थोड़ी न रहती है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा था और कस्टमर्स को अब सिर्फ स्पोर्टी लुक्स नहीं बल्कि ज्यादा पावर, एडवांस फीचर्स और बोल्ड डिजाइन चाहिए थे। और फिर इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए इंट्रूडर 150 लॉन्च किया गया। लेकिन इस बाइक में प्रॉब्लम यह थी कि इसमें जिक्सर का इंजन यूज किया गया था, लेकिन इंट्रूडर 150 की भारी भरकम बॉडी और दमदार लुक्स के हिसाब से ये इंजन कमजोर पड़ गया था। ऐसे में जिस प्रोडक्ट को कंपनी मार्केट डोमिनेंस दिखाने के लिए लेकर आई थी, वो जल्द ही एक फेल्ड अटेम्प्ट बनकर रह गई। हालांकि सुजुकी ने हार न मानते हुए 2018 में GSX S75 और V-Strom 650 XT जैसे प्रीमियम बाइक्स मार्केट में उतारे, जो वैसे तो वर्ल्ड क्लास बाइक्स थी, लेकिन इंडियन मार्केट के प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स इन बाइक्स तक पहुंच नहीं बना पाए। और जिनके पास में बजट था उनके लिए हार्ले, ट्रायम्फ और कावासाकी जैसे ब्रांड्स पहले से ही मौजूद थी। नतीजा ये हुआ कि सुजुकी की ये प्रीमियम कोशिश भी ज्यादा दूर तक नहीं की जा सकी। आगे भी सुजुकी ने कई सारी अलग अलग बाइक्स के साथ में दोबारा कमबैक की कोशिश की, लेकिन बाइक सेगमेंट में कोई खास धमाल नहीं मचा सकी। वैसे आने वाला टाइम ईवी का है, ऐसे में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इलेक्ट्रिक बाइक से सुजुकी दोबारा वापसी कर पाएगा। आप अपना ओपिनियन भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।